युद्ध का मैदान। ये किसी शतरंज की बिसात जैसा नहीं था। ये एक अनियंत्रित अराजक तूफान था जहां हर चाल जानलेवा थी और अनिका के पास सोचने के लिए एक पल भी नहीं था। उसके सामने नो मैन्स लैंड के बीचों बीच रूपवती चल रही थी, किसी खूबसूरत आत्मघाती सपने की तरह। आयला, ये तो सीधा सुसाइड मिशन पर निकल गई है। अनिका का दिमाग 1000 की स्पीड से दौड़ रहा था। अगर एक भी तीर इसे लग गया तो डेंड और ब्लेम कौन होगा? मैं, क्योंकि जानी ने राजकुमारी का दिल तोड़ा इसलिए वह मरने चली गई। मेरी तो कॉर्पोरेट इमेज और पर्सनल लाइफ दोनों की वॉट लग जाएगी। मुझे कुछ करना होगा, और वह भी स्टाइल में। वह जानती थी कि वह एक सैनिक की तरह लड़ नहीं सकती, वह एक साधारण व्यक्ति की तरह चिल्ला नहीं सकती। उसे एक दिव्य ज्ञानी की तरह काम करना था। उसे एक ऐसा तमाशा करना था जो इस पूरे खूनी खेल को रोक दे। यहीं रुको, उसने आदित्य और अपने घुड़सवारों को आदेश दिया। उसकी आवाज में अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब बर्फीली शांति थी। जो भी हो, आगे मत आना। इससे पहले कि आदित्य कुछ समझ पाता, अनिका ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और उसे उस अराजकता के केंद्र की ओर दौड़ा दिया। वह किसी योद्धा की तरह नहीं, बल्कि किसी शांत दृढ़ शक्ति की तरह आगे बढ़ी। उसका घोड़ा गोलियों और तीरों की बौछार के बीच से ऐसे गुजर रहा था जैसे वे सब उसके लिए अदृश्य हों। युद्ध के मैदान में एक पल के लिए भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। दोनों तरफ के सैनिक रुके, उनकी तलवारें हवा में जम गईं। ये कौन था? ये पागल कौन था जो मौत के मुंह में सीधा चला आ रहा था? और फिर उन्होंने उसे पहचाना। वह विक्रम सिन्हा था, दिव्य ज्ञानी, वह जीवित किंवदंती जो मृत्यु के द्वार से लौट आया था और जिसके एक इशारे पर आकाश में नीले तारे उगते थे। सेना अमात्य शूरसेन, जो अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, ने उसे देखा और उनकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। लावण्या, जो अपने पिता के ठीक बगल में थी, की सांसें रुक गईं। यह उनकी योजना का हिस्सा नहीं था। रूपवती ने अपने पीछे घोड़ों की टापों की आवाज सुनी। वह मुड़ी और एक पल के लिए उसे लगा जैसे वह कोई सपना देख रही हो। विक्रम, उसका विक्रम, वह उसे बचाने के लिए आ रहा था। अनिका ने रूपवती के ठीक बगल में आकर अपना घोड़ा रोका। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, रूपवती की कांपती हुई कमर को पकड़ा और उसे एक ही झटके में खींचकर अपने आगे घोड़े पर बिठा लिया। अब वह अकेली नहीं थी। उसके हाथ में एक ऐसी जिम्मेदारी थी जो किसी भी राज्य से ज्यादा कीमती थी। तुम पागल हो? रूपवती उसके कानों में फुसफुसाते हुए रो रही थी। हाँ, शायद हूं, अनिका ने धीरे से कहा। पागल नहीं होती तो इस टाइम ट्रैवल वाले झमेले में फंसती क्या? उसने अपने घोड़े को मोड़ा और अब वह दोनों सेनाओं के बीच में खड़ी थी, रूपवती को अपने सामने एक ढाल की तरह पकड़े हुए। हर नजर उस पर थी। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा जुआ था। उसने अपना एक हाथ आकाश की ओर उठाया। रुको! उसकी आवाज किसी दिव्य गड़गड़ाहट की तरह उस पूरे मैदान में गूंजी। हे विदिशा के मूर्ख पुत्रों, रुको! उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, उसने कोई दिव्य ज्ञान की बात नहीं की। उसने एक ऐसी भाषा में बात की जिसे हर कोई समझता था, डर की भाषा। तुम क्या कर रहे हो? अपने ही भाइयों का रक्त बहा रहे हो? अपनी ही धरती को अपनी मां के आंसुओं से सींच रहे हो? उसने शूरसेन की ओर देखा। और आप, सेना अमात्य, क्या यही वह राज्य है जिसका आप सपना देखते हैं? लाशों के ढेर पर बना हुआ एक सिंहासन, जले हुए घरों से उठते हुए धुएं का ताज। फिर वह शहर के सैनिकों की ओर मुड़ी। और तुम, विदिशा के रक्षकों, क्या तुम उन चेहरों पर तलवार चलाओगे जिनके साथ तुम बचपन में खेले हो? उन घरों को जलाओगे जहां तुम्हारी अपनी यादें बसती हैं? उसकी आवाज में इतना दर्द, इतनी सच्चाई थी कि एक पल के लिए हर सैनिक ने अपनी तलवार को थोड़ा नीचे कर लिया। वे एक दूसरे को देखने लगे, अपने दुश्मन की आंखों में अपने ही शहर का एक नागरिक देखते हुए। अनिका जानती थी कि यह काफी नहीं है। शब्द युद्ध नहीं रोक सकते। उसे एक चमत्कार की जरूरत थी, और चमत्कार हुआ। ठीक उसी पल जैसे उसकी प्रार्थना सुन ली गई हो, जमीन एक बार फिर कांपी। लेकिन इस बार यह हल्का कंपन नहीं था। यह एक तीव्र हिंसक झटका था, जैसे धरती ने गुस्से में एक कराह भरी हो। यह वर्धमान था,
जो पश्चिमी वेधशाला में अपनी दिव्य शक्ति का एक और प्रदर्शन कर रहा था, ये जाने बिना कि वह अनिका के नाटक का सबसे बड़ा स्पेशल इफेक्ट बन गया है। झटके के साथ ही उत्तरी द्वार के ठीक ऊपर आकाश में एक और अजीब सी रोशनी कौंधी, एक क्षणिक बिजली जैसी चमक। ये बहुत था सैनिकों के लिए। यह एक अकाट्य प्रमाण था। ज्ञानी नाराज था, देवता नाराज थे। दोनों तरफ के सैनिकों के बीच एक भय की लहर दौड़ गई। कई ने अपनी तलवारें फेंक दी और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। लड़ाई पूरी तरह से रुक गई। एक संपूर्ण डरावनी खामोशी छा गई, जिसे सिर्फ हवा की साएं साएं और घायलों के कराहने की आवाज तोड़ रही थी। अनिका ने अपनी जीत के इस पल को पकड़ लिया। यह युद्ध, उसने अपनी अंतिम सबसे शक्तिशाली घोषणा की, आज यहीं समाप्त होता है, देवताओं के आदेश से। वह एक पल के लिए रुकी, शूरसेन को, लावण्या को और हर एक सैनिक को देखते हुए। अपने हथियार डाल दो, उसने कहा, और अपने घरों को लौट जाओ, वरना अगला प्रहार सिर्फ जमीन पर नहीं, तुम सबके दिलों पर होगा। यह कहकर उसने अपने घोड़े को मोड़ा। रूपवती को कसकर पकड़े हुए वह धीरे धीरे एक विजयी लेकिन थके हुए नायक की तरह वापस शहर की सुरक्षित दीवारों की ओर बढ़ने लगी। कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा जुआ खेला था और ऐसा लग रहा था कि वह जीत गई थी। लेकिन जैसे ही वह सुरक्षित दूरी पर पहुंची, उसने पीछे मुड़कर देखा। शूरसेन अब भी अपनी जगह पर खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा, भ्रम और एक अनकहा सम्मान था। अनिका जानती थी कि उसने युद्ध नहीं जीता है, उसने सिर्फ एक लड़ाई को टाला है। ओके सीईओ साहिबा, उसने मन में सोचा, अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए। क्राइसिस तो टल गया है, पर अब एक नई समस्या है। मैंने दोनों पक्षों को घर जाने को तो कह दिया, पर अब इन दोनों नाराज क्लाइंट्स के साथ एक पीस डील कैसे करूंगी? लगता है अब मुझे डिप्लोमेसी और नेगोशिएशन का एक नया डिपार्टमेंट खोलना पड़ेगा। शहर में लौटना किसी विजय जुलूस जैसा नहीं था। ये उस थके हुए, तनावग्रस्त मध्यस्थ जैसा था, जो दो लड़ते हुए पड़ोसियों के बीच शांति कराकर लौटा हो और जानता हो कि यह शांति एक और लड़ाई से पहले का एक छोटा सा ब्रेक मात्र है। अनिका ने रूपवती को उसके कक्ष तक सुरक्षित पहुंचा दिया। राजकुमारी ने पूरी यात्रा खामोशी में बिताई थी। उसकी आंखें अनिका पर इस तरह टिकी थीं जैसे वह किसी पहेली को देख रही हो, जिसे वह कभी सुलझा नहीं पाएगी। जैसे ही अनिका अपने कक्ष में पहुंची, उसने दरवाजा बंद किया और एक गहरी लंबी सांस छोड़ी, जो पिछले 24 घंटों से उसके सीने में अटकी हुई थी। आयला, बच गई, उसने मन में सोचा और दीवार से पीठ लगाकर जमीन पर बैठ गई। आज तो मेरी हालत उस बेचारे ट्रैफिक पुलिस वाले जैसी हो गई है, जो मुंबई के सबसे बिजी चौराहे पर अकेले ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है। एक तरफ से विद्रोहियों की बस आ रही है, दूसरी तरफ से पागल भगवान का ट्रक, और बीच में मैं सिर्फ एक सीटी और डंडे के साथ। वॉट लग गई थी, लेकिन यह राहत क्षणिक थी। वह जानती थी कि उसने युद्ध नहीं जीता है, उसने सिर्फ एक पॉज बटन दबाया है। अब उसे इस रुकी हुई फिल्म को एक ऐसी कहानी देनी थी जिसकी हैप्पी एंडिंग हो। ओके सीईओ साहिबा, उसने खुद से कहा, क्राइसिस तो टल गया है, अब टाइम है एक पीस डील नेगोशिएट करने का। दो नाराज क्लाइंट्स हैं, वर्धमान और शूरसेन, और दोनों को लगता है कि डील उन्हीं के फेवर में होनी चाहिए। लगता है अब मुझे डिप्लोमेसी और नेगोशिएशन का एक नया डिपार्टमेंट खोलना पड़ेगा, जिसका एकमात्र एम्प्लॉय मैं खुद हूं। उसकी सोच सही थी। अगली सुबह परिषद का माहौल किसी फाइनल एग्जाम के रिजल्ट वाले दिन जैसा था। हर कोई चुप था, हर कोई डरा हुआ था, और हर कोई दिव्य ज्ञानी विक्रम सिन्हा के अगले कदम का इंतजार कर रहा था। वह अब वापसी की यात्रा किसी विजयी जन, वह एक शांति दूत था, एक ऐसा मसीहा जिसके एक शब्द ने एक खूनी युद्ध को रोक दिया था। लेकिन उसके दोनों नाराज क्लाइंट्स शांत नहीं थे। पहला बुलावा की परेड जैसी नहीं थी। आचार्य वर्धमान का आया। जब अनिका उसके अध्ययन कक्ष में पहुंची, तो वर्धमान अपनी मीनार पर हुए दिव्य अनुष्ठान के बाद पहली बार अपनी देवतुल्य आभा से बाहर निकला हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में अब शक्ति का नशा नहीं, बल्कि एक ठंडा बर्फीला क्रोध था। ये तुमने क्या किया विक्रम? उसने फुसफुसाते हुए पूछा,
उसकी आवाज में एक दबा हुआ तूफान था। मैंने उस विद्रोह को कुचलने के लिए एक दिव्य प्रहार की योजना बनाई थी। मैं उन कीड़ों को भस्म करने वाला था, और तुमने मेरी शक्ति का उपयोग उस युद्ध को रोकने के लिए किया। लो, आ गया पहला नाराज क्लाइंट, अनिका ने सोचा। अब इसको कैसे समझाऊं कि इसका दिव्य प्रहार असल में एक ओवरहीट हुआ पावर बैंक था जो फटने वाला था। मैंने आपकी शक्ति को नहीं रोका प्रभु, अनिका ने अपनी आवाज को पूरी श्रद्धा से भरते हुए कहा। मैंने तो उसे एक ज्यादा बड़ी जीत के लिए सहेजा है। कैसी जीत? वर्धमान ने संदेह से कहा। एक ऐसी जीत जिसमें एक भी बूंद रक्त न बहे। अनिका ने अपनी कॉर्पोरेट नेगोशिएशन की स्किल्स का इस्तेमाल किया। शूरसेन को मारकर आप सिर्फ एक शरीर को नष्ट करते प्रभु, लेकिन उसकी विचारधारा को जीवित छोड़ देते। लेकिन अगर आप उसे झुकाएं, उसे अपनी शर्तों पर शांति के लिए मजबूर करें, तो आप सिर्फ उसे नहीं बल्कि पूरे विद्रोह को हमेशा के लिए पराजित कर देंगे। आप एक शासक नहीं, एक सम्राट कहलाएंगे। ये एक ऐसा तर्क था जो वर्धमान के अहंकार को सहला रहा था। उसे यह विचार पसंद आया। चल गया। पहला क्लाइंट तो लगभग मान गया है। अब दूसरे ज्यादा गुस्सैल वाले की बारी है। दूसरा क्लाइंट खुद उसके पास नहीं आया, उसने अपनी बेटी को भेजा। उस शाम लावण्या एक गुप्त रास्ते से उससे मिलने आई। उसके चेहरे पर अब कोई श्रद्धा या विस्मय नहीं था। उसकी आंखों में एक योद्धा का सीधा सपाट सवाल था। ये क्या था ज्ञानी? उसने पूछा। उसकी आवाज में कोई लाख लपेट नहीं थी। आपने हमें संकेत दिया, हमने आक्रमण किया, और फिर आपने हमें रोक दिया। मेरे लोग भ्रमित हैं। मेरे पिता अपमानित महसूस कर रहे हैं। वे जानना चाहते हैं कि क्या आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ। आयला, ये तो सीधा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान पर डाल रही है मुझे, अनिका ने सोचा। इसका सवाल एकदम क्लियर है। आर यू विद एस एंड अगेंस्ट अस? अब यहाँ कोई फिलॉसफी नहीं चलेगी, यहाँ सीधा एक्शन प्लान देना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ लावण्या, अनिका ने दृढ़ता से कहा। लेकिन मेरी लड़ाई तलवारों से नहीं, दिमाग से लड़ी जाती है। अगर तुम उस दिन शहर में घुस जाते तो तुम जीत तो जाते, लेकिन एक ऐसे शहर पर जिसे तुम पहचान भी नहीं पाते। हर गली में लाशें होती, हर घर में मातम होता। उसने एक पल का मौन लिया। मैंने तुम्हें एक बेहतर जीत का अवसर दिया है, एक ऐसी जीत जहां तुम्हें बस सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो, बिना एक और सैनिक को खोए। कैसे? लावण्या ने पूछा। एक विराम संधि, अनिका ने अपना अंतिम पत्ता खेलते हुए कहा। एक शांति वार्ता। लावण्या हंस पड़ी। शांति वार्ता? वर्धमान के साथ? वह कभी नहीं मानेगा। वह एक तानाशाह है, वह मानेगा, अनिका ने कहा। क्योंकि अब वह एक तानाशाह नहीं, एक ऐसा देवता है जो अपनी प्रजा पर दया दिखाना चाहता है। मैंने उसके अहंकार को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया है। उसने लावण्या को अपनी पूरी योजना बताई कि कैसे वह वर्धमान को एक उदार सम्राट बनने के लिए मनाएगी, और कैसे शूरसेन एक हारे हुए लेकिन सम्मानित विरोधी के रूप में अपनी शर्तें रख सकते हैं। मैं कल सुबह पूरे दरबार के सामने एक शांति वार्ता का प्रस्ताव रखूंगा, अनिका ने कहा। प्रधान आचार्य वर्धमान देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में और सेना अमात्य शूरसेन विदिशा की प्रजा के प्रतिनिधि के रूप में इस वार्ता में शामिल होंगे, और मैं इस वार्ता में मध्यस्थ रहूंगा। ये एक अविश्वसनीय, लगभग पागलपन भरा विचार था। एक ऐसा गबी समिट जहां दोनों पक्ष एक दूसरे को जान से मार देना चाहते थे, और होस्ट के पास एजेंडा के नाम पर सिर्फ झूठ और जुगाड़ था। लावण्या ने उसे बहुत देर तक घूरा। उसकी आंखों में एक गहरा संघर्ष चल रहा था, लेकिन फिर उसने एक हल्का सा सिर हिलाया। मैं पिताजी से बात करूंगी, उसने कहा। लेकिन याद रहे ज्ञानी, अगर यह कोई और धोखा निकला तो अगला तीर रुकेगा नहीं। अगले दिन विदिशा का दरबार एक बार फिर लगा, लेकिन इस बार माहौल अलग था। अनिका केंद्र में खड़ी थी। उसने न तो वर्धमान को देखा, न ही खाली पड़े शूरसेन के आसन को। उसने सीधे महाराज को देखा। महाराज, उसने अपनी गूंजती हुई आवाज में कहा, देवताओं ने युद्ध को रोक दिया है, लेकिन शांति स्थापित करना हम मनुष्यों का काम है। मैं
देवताओं के एक विनम्र सेवक के रूप में आज इस दरबार में एक विराम संधि का प्रस्ताव रखता हूं। पूरे दरबार में एक सन्नाटा छा गया। मैं प्रस्ताव रखता हूं। अनिका ने अपनी बात पूरी की कि प्रधान आचार्य वर्धमान और सेना अमात्य शूरसेन के बीच एक शांति वार्ता हो, यहीं इसी दरबार में, ताकि विदिशा का भविष्य रक्त से नहीं बल्कि बुद्धि और सहमति से लिखा जाए। यह एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता था। अनिका ने अपना सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दांव खेल दिया था। उसने दो लड़ते हुए शेरों को एक ही पिंजरे में आने का निमंत्रण दे दिया था। अब बस यह देखना बाकी था कि इस पिंजरे से कौन जिंदा बाहर निकलता है।